हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और उसमें अपन ने वो मौलिक अधिकारों तक है वो कंप्लीट कर लिया है। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और उसका नाम है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उसको शुरू करें उससे पहले आप है वो क्लास को एक बार अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनके भी काम आए। तो अपने मित्रों के साथ ये क्लास को शेयर ज़रूर करें और क्लास में आप है वो कमेंट ज़रूर करें, कैसी आवाज़ आ रही है, वीडियो सही चल रहा है, उसके बारे में कमेंट भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्लास को शेयर कर दिया होगा अपने मित्रों के साथ, नहीं किया तो कर दें। तो धैर्य से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है, यानी कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी होता है, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। धैर्य के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी सफलता भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी चीज़ है धैर्य रखना। स्थायित्व होना चाहिए अपने कोई भी आपने ठान रखी है मंजिल तो उसके बारे में फिर उसको स्थायित्व अपने दिमाग में होना चाहिए और उसके मंजिल के बारे में सोचते रहें और धैर्य के साथ यदि आप प्रयत्न करेंगे तो आप है वो मंजिल तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज अपन पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपने भारतीय संविधान के, जो कि भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक है वो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रोविजन है। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये जो नीति निर्देशक तत्व है यह है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और ये है वो इसमें वो लक्ष्य रखे गए हैं जब संविधान बना था तब, और ये लक्ष्य बहुत बड़े लक्ष्य है और उस समय इसको लागू करना है वो संभव नहीं था क्योंकि राज्य के उस समय वो राज्यों की इतनी आर्थिक स्थिति वो सही नहीं थी और संसाधन भी इतने राज्य के पास नहीं थे। और इसमें जो लक्ष्य रखे गए हैं डीपीएसपी में वो बहुत बड़े हैं, इसलिए है वो उस समय वो इनको लागू करना है वो संभव नहीं था। तो अपने संविधान निर्माताओं ने इनका प्रोविजन कर रखा और कहा कि जैसे जैसे आपसे बन पड़े इनको है वो लागू करते रहना, जैसे जैसे राज्यों की स्थिति सुदृढ़ हो, आर्थिक स्थिति और संसाधन उपलब्ध हो जाए तो धीरे धीरे इनको है वो लागू करते रहना। और तो ये है वो, और ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय यदि इनका उल्लंघन हो रहा है तो है वो न्यायालय इसको है वो लागू नहीं करवा सकता। ये न्यायालय के मूल अधिकारों की तरह वो न्यायालय के द्वारा है वो परिवर्तनीय नहीं है। तो डीपीएसपी अपन ने देखा कि कौन से भाग में है, अपने भारतीय संविधान के भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य की नीति किस प्रकार उसको निर्देशित करने वाले तत्व, इसको वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी भी कहते हैं। और यह वो भाग 4 में है, हमारे संविधान के भाग 4 में। और कहाँ से कहाँ तक है तो आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल है वो 51 तक है वो डीपीएसपी का प्रोविजंस है, नीति निर्देशक तत्व। और ये है वो अपने भारतीय संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। इसको क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को है वो भारतीय संविधान की आत्मा एवं दर्शन कहते हैं। और यह है वो लोक कल्याणकारी राज्य, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए तो ये लक्ष्य है और इसको है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय, यानी कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ये है वो हमारे संविधान की है वो आत्मा एवं दर्शन है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। साथ ही है वो यानी कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ये लक्ष्य, ऐसा कह सकते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ऐसा कह सकते हैं, स्थापना यानी कि राज्य की कल्याणकारी के लिए जो ये नीतियां हैं, ये नीतियां अगर राज्यों में लागू हो तो उसको अपन कहेंगे कि जो भी राज्य के नागरिक है वो है वो उनका है वो मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए है वो नीति के निर्देशक तत्व है। और ये है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इनका उल्लंघन हो रहा है तो भी इसको है वो न्यायालय लागू नहीं करवा सकता। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय इसको है वो लागू नहीं करवा सकता। ये इसमें लक्ष्य रखे गए राज्य की नीति किस प्रकार की बने उसके लिए है वो नीति के निर्देशक तत्व है। तो अपन इसको एक एक आर्टिकल के माध्यम से इनको पढ़ते हैं।
सबसे पहले अपन देखते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 से शुरू होते हैं डीपीएसपी। और आर्टिकल 36 में क्या प्रोविजंस है, तो आर्टिकल 36 में वही राज्य की डेफिनेशन दे रखी है जैसा कि अपन ने देखा था आर्टिकल 12 में, जैसा कि देखा था मूल अधिकार शुरू किए थे। आपने यदि पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो वो भी जरूर देखें। तो आर्टिकल 12 में जो राज्य की डेफिनेशन थी वो एज इट इज आर्टिकल 36 में भी है, राज्य की परिभाषा। तो 36 में सबसे पहले क्या है, राज्य की परिभाषा है। और राज्य की परिभाषा वही है जैसी आर्टिकल 12 में थी, यानी कि राज्य में कौन कौन शामिल होगा, राज्य किसे कहेंगे। तो राज्य में जैसे केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका, इनको राज्य की केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका। फिर इसी प्रकार राज्य की विधायिका वो भी है, वो राज्य की विधायिका और कार्यपालिका वो भी राज्य की डेफिनेशन में आएंगी। राज्य की विधायिका और कार्यपालिका ये भी है वो राज्य की परिभाषा में आएंगे। साथ ही अन्य प्राधिकारी जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो कंपनी होती है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वो भी है वो राज्य की परिभाषा में आएंगे। और साथ ही राज्य द्वारा वित्त पोषित अन्य कोई संस्थान है तो वो भी राज्य, उसको भी राज्य में इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि राज्य की परिभाषा में गिना जाएगा। और जो लोकल बॉडी स्थानीय निकाय वो भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। पीएसयू ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट या सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, सरकारी कंपनियां होती है, वो भी राज्य में आएंगी। साथ ही राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान, ये आर्टिकल 12 में अपने वो पढ़ लिया, वो सेम परिभाषा है, राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान। और इसके साथ ही है वो जो स्थानीय निकाय है, यानी कि लोकल बॉडी स्थानीय निकाय, वो भी राज्य के परिभाषा में, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगरीय निकाय, ये सारे राज्य की डेफिनेशन में आते हैं। तो आर्टिकल 36 में सिंपल से राज्य की परिभाषा दे रखी है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व में आगे जब राज्य शब्द आएगा तो उस राज्य का मतलब क्या होगा, तो राज्य का मतलब जो ये राज्य की परिभाषा में इससे उनका वो मतलब होगा, जैसे कि केंद्र की विधायिका, कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, और सरकारी कंपनियां हैं, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगरीय निकाय, ये सारी की सारी वो राज्य की डेफिनेशन में आते हैं। फिर इसके जो अगला आर्टिकल, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में क्या है, आर्टिकल 37 में जैसे कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया, यानी कि जो ये नीति निर्देशक तत्व है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है, यह है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। यदि इसका उल्लंघन हो रहा है तो भी न्यायालय के पास आप नहीं जा सकते इनको लागू करवाने के लिए, यानी कि ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक इनके है वो बड़े लक्ष्य है, जो है वो सबको है वो इसका वो लागू करना संभव नहीं है, इसलिए वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 में है वो डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय लागू नहीं करवा सकता है, यानी कि लागू नहीं हो रहे तो या उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय इसके लागू नहीं करवा सकता, परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 में ये, यानी कि न्यायालय आप नहीं जा सकते यदि लागू नहीं हो रहे तो ये न्यायालय इसको लागू नहीं करवा सकता, न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। सिंपल सा मतलब यही होता है इसका। फिर आर्टिकल है वो 38। आर्टिकल 38 में क्या है, तो आर्टिकल 38 में ये दे रखा है कि राज्य इस प्रकार की है वो समाज का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय हो। कितने प्रकार का न्याय, जैसा कि प्रस्तावना भी हमने पढ़ा था, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय हो तथा आय और अवसर, आय सुविधा में है वो किसी भी प्रकार की वो असमानता न हो, उनकी लोगों की आय में और उनकी सुविधाओं में है वो किसी भी प्रकार की असमानता न हो। तो आर्टिकल 38 में सिंपल सा ये कहा गया है कि राज्य इस प्रकार की समाज की निर्माण करेगा जिसमें वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो तथा किसी भी प्रकार की आय की असमानता न होने की, सभी लोगों के पास है वो समान आय होनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, सभी लोगों की आय समान हो। तो ये आय और सुविधा के अवसरों में भी किसी भी प्रकार की असमानता न हो, आय सुविधा, सबको सुविधा समान मिलनी चाहिए। साथ ही वो अवसर के वो भी समानता होनी चाहिए, सुविधा में किसी भी प्रकार की असमानता
असमानता नहीं होनी चाहिए, सभी की आय समान होनी चाहिए। इससे है वो राज्य इस प्रकार के समाज का है वो निर्माण करने की कोशिश करे, असमानता न हो। तो ये आर्टिकल है वो आर्टिकल 38 में ये प्रोविजन है कि राज्य इस प्रकार के समाज के निर्माण करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय हो। सामाजिक न्याय यानी कि समाज में सभी की सम प्रतिष्ठा हो और उनका है उसमें न्याय हो। फिर आर्थिक यानी कि आय समान हो सभी की। राजनीतिक न्याय हो, सभी को मतदान करने का अधिकार हो और चुनाव लड़ने का अधिकार हो, ये हो। फिर आय, सुविधा और प्रतिष्ठा कह सकते हैं, आय, सुविधा, प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार की असमानता ना हो। तो ये आर्टिकल 38 में है। फिर आर्टिकल देखते हैं अपन 39, आर्टिकल 39। इसमें वो राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय है नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 इसमें क्या, तो इसमें वो राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक तत्वों का है प्रोविजन है आर्टिकल 39 में। और इसके भी उपभाग है यानी कि 39A 39B इस प्रकार से। तो 39A में क्या है, सबसे पहले 39A में है वो पुरुषों एवं महिलाओं को है वो समान रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए। पुरुषों एवं महिलाओं में रोजगार के समान अवसर मिले यानी कि उनके रोजगार के समान अवसर, पुरुष और महिला में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर 39B क्या कहता है, राज्य भौतिक संसाधनों का नियंत्रण एवं इस प्रकार से उसका समन्वय करे ताकि है वो किसी सभी के वर्गों के हितों की पूर्ति हो सके। राज्य भौतिक संसाधन जैसे जमीन है, कारखाने हैं, पानी, बिजली, इस प्रकार इसका नियंत्रण करे और समन्वय करे ताकि है वो किसी पर्टिकुलर के लिए हितकारी न हो बल्कि सभी वर्गों के लिए हितकारी हो। ये आर्टिकल 39B कहता है। फिर आर्टिकल 39C क्या कहता है, तो आर्टिकल 39C में ये प्रोविजंस है कि राज्य अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करें ताकि वो सभी को उसका लाभ मिले, उस जो संसाधन को है वो सभी को उसका लाभ मिले, किसी पर्टिकुलर वर्ग विशेष को लाभ नहीं मिले। यानी कि ऐसा नहीं होने से कुछ लोग है वो ऑडी मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और कुछ लोग साइकिल में घूम रहे हैं और कुछ है वो पैदल। तो इस प्रकार ये असमानता नहीं होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के संसाधनों का इस प्रकार से संचालन करें ताकि वो सभी में समानता हो और उसका सभी को लाभ मिले। फिर 39D क्या कहता है, 39D में है वो समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष और महिलाओं में समान कार्य के लिए वो उनको वेतन भी समान दिया जाना चाहिए। फिर 39E में क्या है, तो 39E ये कहता है कि पुरुष, महिला, बच्चे इनको है वो इनकी सामर्थ्य या इसकी उम्र के अनुसार ही कार्य, यानी कि ऐसा इनको है वो मजबूरी में ऐसा कार्य न करना पड़े जो है इनकी उम्र के अनुसार न हो या इनके सामर्थ्य के अनुसार नहीं हो। महिला, बच्चे, बुजुर्ग, इनके वो उम्र के अनुसार या इनके सामर्थ्य से परे ऐसा कार्य इनको वो नहीं किया जाना चाहिए। जो उसके लिए हो सूटेबल हो वही कार्य करे, ऐसा उसको है वो दबाव में या मजबूरी में आकर ऐसा कोई कार्य न करना पड़े ताकि वो है वो उनकी उम्र के हिसाब से या उनकी सामर्थ्य के हिसाब से सही नहीं हो। फिर 39F में वो बच्चों को के लिए प्रोविजन है, बच्चों को है वो एक स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध करवाया जाए ताकि है वो उनका विकास है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो ये आर्टिकल 39 है वो राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति निर्देशक तत्व है। इसमें सबसे पहले 39A में क्या है, पुरुषों एवं महिलाओं को रोजगार के समान अवसर मिलने से रोजगार के। पहले क्या होता था, पहले जैसे कि महिलाओं को पुलिस या जो बेल्ट वाली नौकरी होती है फौज, इसमें वो नहीं लेते थे। लेकिन अब है वो महिला भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रही है और है वो अपना कार्य वो बेहतर ढंग से वो निर्वहन कर रही है। तो है वो पहले ये नहीं होता, लेकिन अब है वो इसको है वो प्राप्त हो गया। ये जो अधिकार है 39A नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि पुरुष एवं महिलाओं को रोजगार के समान अवसर मिल रहे हैं, रोजगार के समान अवसर। पहले वो नहीं मिल रहे थे लेकिन अब है वो समान अवसर मिल रहे हैं। फिर 39B में क्या है, 39B में है राज्य भौतिक संसाधनों का नियंत्रण इस प्रकार से करे ताकि सभी के हितों की पूर्ति हो। राज्य
राज्य क्या करे, भौतिक संसाधन है, जो भौतिक संसाधन में क्या आते हैं, जैसे कि जो जमीन है, भूमि है, कारखाने हैं, पानी है, ये सारे भौतिक संसाधन है। भौतिक संसाधन है जैसे जमीन, कारखाने, पानी, बिजली, इनका है वो नियंत्रण इस प्रकार से करे ताकि है वो सभी के हितों की पूर्ति हो, सभी के हितों की पूर्ति हो। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 39B, सभी के हितों की पूर्ति होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 39B। फिर आर्टिकल 39C, सी में क्या है, सी में वो अर्थव्यवस्था का संचालन, यानी कि राज्य इस प्रकार से अर्थव्यवस्था का संचालन करे ताकि उसका वो बेनिफिट सभी वर्गों को मिले या सभी लोगों को मिले, किसी वर्ग विशेष को है उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो भी संसाधन है या जो अर्थव्यवस्था है, जो कि राज्य अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करे ताकि सभी को उसका लाभ मिले। सभी है वो उससे वो सभी वर्ग हैं वो लाभान्वित होने चाहिए, सभी को सभी वर्गों या सभी को लाभ मिले। राज्य को अर्थव्यवस्था का है वो संचालन इस प्रकार करे ताकि है वो सभी समाज के सभी लोगों को, राज्य के सभी लोगों को है वो उसका है वो समान लाभ मिलना चाहिए और सब में समानता रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 39C हो गया। और फिर आर्टिकल 39D, 39D में क्या है, तो 39D में जैसा कि अपन अभी बताया कि यानी कि 39 समान कार्य कर्मों के, यहाँ समान कार्य के लिए समान रोजगार, महिला एवं पुरुषों के लिए जो समान कार्य होते हैं उसके लिए रोजगार, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 39D यानी कि समान, पुरुष और महिलाओं में समान कार्य, यदि समान कार्य है, महिला SDM है, पुरुष SDM है, तो उसके वेतन भी समान होंगे। महिला टीचर है, मैडम है और कोई सर है, तो उसके भी वेतन है वो समान होंगे। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39D। फिर आर्टिकल 39F, E, डी के बाद 39E में क्या है, तो 39E में जैसा कि बताया कि बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को है वो इस प्रकार का कार्य न करना पड़े जो उनकी उम्र एवं सामर्थ्य के अनुसार नहीं हो। बुजुर्ग जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, तो उसको इस प्रकार से उसको अपने जीविका निर्वहन के लिए कोई इस प्रकार का कार्य न करना पड़े जो है वो, जैसे कि भारी भरकम है वो किसी कारखाने में कार्य है, ऐसा वो उसकी उम्र के अनुसार नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति है और फिर उनके है वो कमाने वाला कोई नहीं है, तो उसको है वो राज्य ये प्रोविजन करे कि उनके लिए उसके उम्र के अनुसार हुए कार्य हो, उसके और उनके सामर्थ्य के अनुसार कार्य हो। बुजुर्ग, महिलाओं व बच्चों की उम्र एवं सामर्थ्य के अनुसार कार्य हो। उम्र जैसे महिलाओं के सामर्थ्य यानी कि जब महिला जो है वो एक बायोलॉजिकल कारणों की वजह से है वो पुरुषों की तुलना में थोड़ी वीक होती है, तो उनको है वो कार्य भी उस प्रकार से होना चाहिए, उनके है वो सामर्थ्य के अनुसार ही होना चाहिए। और बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो है वो जैसा कि मूल अधिकारों में अपने देखा था 14 वर्ष 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तो किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि में नियोजित नहीं किया जा सकता। लेकिन वो जो छोटे बच्चों को इसमें भी कहा गया है कि इसको भी है वो किसी प्रकार का है वो ऐसा भारी भरकम कार्य न करना पड़े, उनकी उम्र एवं सामर्थ्य के अनुसार जो कि न हो वो ऐसा कार्य न करना पड़े। फिर 39E के बाद F में वो बच्चों को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाया जाए, स्वस्थ वातावरण या पर्यावरण, बच्चों को स्वस्थ वातावरण या पर्यावरण उपलब्ध करवाया जाए ताकि उनका वो जो उसका विकास है वो सही तरीके से हो सके। तो आर्टिकल 39 में राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व है, यानी पुरुष एवं महिलाओं को रोजगार के समान अवसर मिले। राज्य भौतिक संसाधनों बी में है, 39B में भौतिक संसाधनों का नियंत्रण इस प्रकार से करे ताकि सभी के हितों की क्या हो, पूर्ति हो, किसी वर्ग विशेष के अधिकार नहीं होना चाहिए, भौतिक संसाधनों पर सभी का है वो अधिकार होना चाहिए। तो ये है वो आर्टिकल 39B। और 39C, इसमें राज्य अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार से करे ताकि वो सभी लोगों को उसका लाभ है वो समान रूप से सभी लोगों को लाभ मिले। फिर वो डी में है समान कार्यों के लिए समान वेतन, महिला एवं पुरुष समान कार्य है तो उसको वेतन भी है वो समान दिया जाना चाहिए। लेकिन ये वो पहले नहीं दिया जाता था, जैसे कि अब जो है वो पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन दिया जाता है। जैसे कि
गाँवों में भी अब तो दिया जाने लगा, लेकिन है वो पहले है वो महिलाओं जो मजदूर होती थी और जो पुरुष मजदूर होते थे उसके वो मजदूरी में बहुत फ़र्क होता था। और यहाँ तक कि जब पुरुष मजदूर मिल जाता तो है वो महिलाओं को ले जाते भी नहीं थे। लेकिन अब जो है वो लगभग है वो गाँव में भी वो समान रोजगार दिए जाते हैं और समान है वो काफ़ी समानता बढ़ गई है। और फिर है वो 39E में है वो बुजुर्गों महिलाओं और बच्चों को है वो उनकी कोई इस प्रकार का कार्य न करना पड़े ताकि वो जो है वो उसकी उम्र और सामर्थ्य के अनुसार न हो, ये वो ध्यान रखा जाना चाहिए। और 39F में वो बच्चों को स्वस्थ एवं शुद्ध वातावरण या फिर पर्यावरण मिलना चाहिए। तो 39 और बी और सी ये वो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि समाजवादी जो है विचारधारा के जो ज़्यादा है, यानी कि राज्य भौतिक संसाधनों का नियंत्रण इस प्रकार करे ताकि सभी के हितों की पूर्ति हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और सामाजिक ये विचारधारा है, और सामाजिक क्या, समाजवादी। और ये 39C भी यानी अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार करे ताकि सभी की आय समान हो, सभी में समानता हो, सभी को समान लाभ मिले। तो ये था आर्टिकल 39। अपन ने आर्टिकल 39 देखा जो कि है वो किसकी बात कर रहा है, भौतिक संसाधन है और अर्थव्यवस्था का संचालन है, महिलाओं बच्चों इसके है वो वेलफेयर के लिए जो है वो इसके बारे में प्रोविजन आर्टिकल 39 देखा। फिर आर्टिकल 39A एक वो बाद में जोड़ा गया था 39A। इसमें क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। यदि कोई लोग है कोई मजदूर या फिर जो न्यायिक सहायता है उनको जरूरत होती है और वो उस न्याय की फीस है वो जो न्यायालय की फीस अफोर्ड है वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए वो सरकार ये प्रयत्न करे कि उसको वो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। आर्टिकल 39A कैपिटल ए, जो भी किसी भी आर्टिकल के साथ कैपिटल ए बी ऐसा जुड़े तो इसका मतलब समझ लेना कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसको वो बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो इसको वो कौन सा संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन किया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें क्या 39A में है वो समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। विधिक सहायता यानी कि कोई व्यक्ति है वो उसका वो न्यायालय की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। और जो कोई जागरूक नहीं है तो उसके लिए वो समान न्याय भी है वो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो अपना है वो जो हक है वो उसके लिए अपना पक्ष रख सके। तो ये 39 है वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अब अपन अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है, जो कि गांधी जी का सपना था, यानी कि पंचायती राज संस्थाएं होती है इसकी स्थापना, राज्य इसकी स्थापना करेगा और इसका वो संरक्षण करेगा। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हो संरक्षण। तो आर्टिकल 40 में क्या था, आर्टिकल जो 40 है नीति निर्देशक तत्व में, उसमें वो आर्टिकल 40 में वो ये प्रोविजंस है कि राज्य है वो जो महात्मा गांधी जी का सपना था, यानी कि ग्राम पंचायत या और जो पंचायती राज संस्था है इसकी वो स्थापना हो और इसको है वो इसकी स्थापना और इसको वो संवर्धित यहाँ संरक्षित किया जाए। तो आर्टिकल 40 में यही है। सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, आर्टिकल 40 मूल जो होगी DPSP में आर्टिकल 40 है वो इसमें क्या प्रोविजन, तो इसमें वो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना और इसको है वो संरक्षण करना, या फिर अपन कह सकते हैं उसका वो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। और ये पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना होगी जैसे ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, यह वो इनकी स्थापना होगी। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किए गए, 73वें और 77वें संविधान संशोधन किए गए थे या पंचायती राज और नगरीय निकायों के लिए। तो यह वो उस समय वो जो संविधान बना था आर्टिकल 40 में ये रखा गया था नीति निर्देशक तत्वों में कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जाए और उसको है वो संवर्धित या फिर उसको है वो संरक्षित या उसको है वो आगे विधिवत रूप से उसको है वो उसका जो कार्यक्रम है वो संपन्न करवाया जाए, जो पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित जो होते हैं स्थापना करना, ये आर्टिकल 40 में है नीति निर्देशक तत्वों में। फिर आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या है, आर्टिकल 41 है कि आर्टिकल 41 में है वो राज्य कुछ दशाओं में शिक्षा, लोक सहायता
और है वो शिक्षा लोक सहायता वो काम उपलब्ध करवाएगा। राज्य है वो कुछ दिशाओं में जो स्वयं स्तर पर काम नहीं खोज पा रहे हैं, काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए राज्य ये व्यवस्था करे कि उसके लिए काम उपलब्ध करवाए, कार्य उपलब्ध करवाए और लोक सहायता उपलब्ध करवाए। शिक्षा, कार्य एवं लोक सहायता कुछ दिशाओं में ये वो राज्य प्रोविजन किया गया आर्टिकल 41 में कि कुछ दिशाओं में राज्य कुछ दिशाओं में काम, कार्य या काम, शिक्षा, कार्य शिक्षा व लोक सहायता, राज्य वो कुछ दिशाओं में कार्य उपलब्ध करवाए, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाए, आर्टिकल 41 में कहा गया है। फिर ये वो इससे जुड़े हुए आर्टिकल आगे वाले जो इससे से जुड़े होंगे एकदम अपन कह सकते हैं फलों में होंगे। तो आर्टिकल 42 में क्या है, आर्टिकल 42 ये कहता है कि अब काम दिया तो अब है वो जो कार्यस्थल है, पहले काम दे दिया, अब कार्यस्थल पे जो व्यक्तियों का जो कार्यस्थल है वहाँ पर है वो मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, यानी कि जो जहाँ पर कार्य कर रहे लोग वहाँ पर है वो प्रॉपर है वो छाया की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कैंटीन सुविधा, ये जो सुविधा होती है वो उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि कार्यस्थल पर न्यायोचित या फिर मानवोचित दशाएं उपलब्ध हो। पहले आर्टिकल 40 में कार्य दो, फिर है वो कार्यस्थल पर मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराओ, यानी कि वहाँ पर है वो कैंटीन, पानी, छाया व्यवस्था है वो पूरी तरीके से है वो फुलफिल होनी चाहिए, मानवोचित दशा उपलब्ध है वो करवाई जाए। फिर आर्टिकल 43 क्या कहता है, तो डीपीएसपी में आर्टिकल जो 43 कहता है कि अब कार्य दे दिया, मानवोचित दशा दे दी, अब है वो जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी, जीवन निर्वाह हेतु मजदूरी, जैसे कुटीर उद्योग है, कार्य दिया, फिर मानवोचित दशा दी, अब है वो जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाए, यानी कि उसको इतनी मजदूरी दी जाए ताकि उसके वो बुनियादी आवश्यकताएं वो पूरी हो सके और उसके काम के अनुसार मजदूरी, कार्य के अनुसार मजदूरी दी जा सके, आर्टिकल 43। फिर इसके भी उपभाग 43A, इसमें क्या है कि जो कर्मकारों, इसमें वो कर्मकारों को जीवन, यहाँ लिख लेता हूँ, कर्मकारों को यानी कि जो कारीगर या काम करने वाले लोग होते हैं उसको जीवन निर्वाह की मजदूरी। फिर इसमें है वो कर्मकारों को है वो प्रबंधन में हिस्सेदारी, यानी कि यह है ना फलों में प्रबंधन, पहले तो कार्य दिया, फिर कार्यस्थल पर मानवोचित दशाएं दी, प्रबंधन में हिस्सेदारी, मानवोचित दशा दी, फिर है वो जीवन निर्वाह योग्य उसको है वो मजदूरी दी, फिर है वो अब है वो जो मजदूर है उसको वो कहेगा कि अब आपकी कंपनी में प्रबंधन में भी मुझे हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। तो आर्टिकल 43A में है कर्मकारों को प्रबंधन में भी हिस्सेदारी जाए। और 43B क्या कहता है, तो आर्टिकल 43B ये कहता है कि जो कर्मकार है इनके लिए वो सहकारी समितियां बनाई जाए, सहकारिता को बढ़ावा दिया जाए, सहकारिता को प्रोत्साहन कह सकते हैं, प्रोत्साहन। इसके लिए कौन सा 97वां संविधान संशोधन किया गया था 2011 में, सहकारिता को बढ़ावा दिया गया और मजदूरों की है वो सहकारी समितियां स्थापित की जाए। तो ये एक मतलब फलों में पहले तो क्या है, राज्य कुछ में कार्य, शिक्षा एवं लोक सहायता उपलब्ध करवाई, शिक्षा उपलब्ध करवाई, लोक सहायता विभिन्न प्रकार की जो योजना चलती है सरकार की, जैसे अंत्योदय अन्न योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो ये वो लोक सहायता, कार्य और शिक्षा, कार्य में जो नरेगा मनरेगा ये जो योजना चलती है तो ये उपलब्ध करवाई। फिर है वो कार्यस्थल पर मानवोचित दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ पर है वो प्रॉपर पानी की सुविधा हो, कैंटीन उपलब्ध हो, छाया की सुविधा हो, सब है वो वहाँ पर है वो दशाएं मानवोचित, जो मानव के लिए उचित हो दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए। फिर है वो कर्मकारों को जीवन निर्वाह की उस कार्य के बदले उसको मजदूरी भी दी जानी चाहिए। फिर वो मजदूरी दे दी, अब कर्मकार कहेंगे हमें प्रबंधन में भी हिस्सेदारी दो, तो उसको प्रबंधन में भी हिस्सेदारी, आर्टिकल 43A। और आर्टिकल 43B कहता है कि सहकारिता को प्रोत्साहन, जो मजदूर है उनकी वो सहकारी समितियाँ बनाई जाए, आर्टिकल 43B। और सहकारिता के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, आर्टिकल 97वां संविधान संशोधन 2011 में
सहकारिता के लिए संविधान संशोधन किया गया था। फिर अपन देखते हैं आर्टिकल 44, आर्टिकल 43 तक हो गया। आर्टिकल 44 में क्या है, तो 44 मतलब 4 दोनों समान, इसमें वो समान नागरिक संहिता है। ऐसे याद रखना, आर्टिकल 44 दोनों समान है, तो इसमें वो समान नागरिक संहिता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यानी कि जो नागरिक संहिता वो कैसी समान होनी चाहिए। जैसे कि 2 प्रकार के कानून होते हैं, एक तो आपराधिक कानून, एक होता है सिविल कानून। तो जो आपराधिक मामले होते हैं, यानी कि लूट पाट डकैती चोरी हत्या, ये वो आपराधिक मामले होते हैं और इसके लिए आपराधिक कानून होते हैं। और ये हो व्यक्ति बनाम राज्य होते हैं, यानी कि अपराध कोई कर रहा है तो उसको वो कम करने के लिए राज्य, उसको वो राज्य की पुलिस व्यवस्था होती है, सब प्रकार वो राज्य की है वो उसको वो अपराध को रोकता है, यानी कि ये व्यक्ति और राज्य, व्यक्ति वर्सेज राज्य। जबकि जो सिविल कानून होते हैं इसमें क्या होता है, सिविल मामले, इसमें वो विवाह संबंधी, तलाक, संपत्ति, वसीयत, उत्तराधिकारी, इनसे रिलेटेड जो भी मामले होते हैं उसको सिविल मामला कहते हैं, और इनसे संबंधित कानून होते हैं उसको वो सिविल कानून कहलाते हैं। और ये यानी कि नागरिक कानून, और ये है वो व्यक्ति बनाम व्यक्ति के, व्यक्ति वर्सेज व्यक्ति है, व्यक्ति बनाम व्यक्ति विरुद्ध, यानी कि जो संपत्ति का बंटवारा है तो 2 व्यक्तियों के बीच में होगा, इसमें वो राज्य की हिस्सेदारी, यहाँ की राज्य के इंटरफेयर नहीं होता है। तो ये वो सिविल मामले जो राज्य वर्सेज व्यक्ति वर्सेज व्यक्ति के होते हैं, जबकि आपराधिक और व्यक्ति वर्सेज राज्य के होते हैं। और जो राज्य होते हैं तो उसके लिए तो सभी, इसमें राज्य होता है आपराधिक मामलों में, राज्य आपराधिक कानून में, तो वो तो कानून, आपराधिक कानून तो सभी के लिए समान होते हैं। जबकि सिविल कानून, इसमें है वो क्या होता है, व्यक्ति वर्सेज व्यक्ति होता है, इसमें राज्य का इंटरफेयर नहीं होता, इसमें है वो अलग अलग संहिता होती है, अलग अलग धर्मों के अनुसार। तो इसमें कहा गया कि ये जो नागरिक संहिता है ये वो समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी कि सिविल जो कानून होते हैं वो सभी के लिए समान हो। तो 2 प्रकार के मामले होते हैं, एक तो सिविल और एक आपराधिक मामले। आपराधिक में तो जो लूट पाट चोरी हत्या डकैती ये सब मामले इसमें आएंगे, और इसके लिए जो आपराधिक कानून होता है वो ये है वो व्यक्ति वर्सेज व्यक्ति बनाम राज्य के विरुद्ध होता है, व्यक्ति बनाम राज्य। और ये वो व्यक्ति बनाम राज्य, तो राज्य है वो सभी के लिए समान कानून, तो इसके लिए वो सभी के लिए जो आपराधिक कानून होता है वो समान, सभी के लिए समान कानून, समान कानून। आपराधिक कानून सभी के लिए समान होते हैं। जबकि इसमें सिविल मामले में क्या होता है, इसमें वो जो सिविल मामले आते हैं जैसे कि विवाह तलाक, इसके संबंधित जो भी कानून नियम होते हैं, विवाह तलाक, संपत्ति, वसीयत, उत्तराधिकारी, ये सारे के सारे सिविल मामले कहलाते हैं। और इससे संबंधित जो कानून होते हैं उसको वो सिविल कानून कहते हैं। और इसमें है वो ये किसके विरुद्ध होते हैं, ये व्यक्ति वर्सेज व्यक्ति के विरुद्ध होते हैं, व्यक्ति वर्सेज व्यक्ति, व्यक्ति बनाम व्यक्ति के विरुद्ध होते हैं। और इसमें है वो जो संहिता होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग धर्मों के अनुसार अलग अलग होती है। तो इसको वो समान नागरिक संहिता है वो, लेकिन नागरिक संहिता कैसी होनी चाहिए, ये तो समान है सभी के लिए, लेकिन ये सभी के लिए समान नहीं है, समान नहीं है। तो आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि ये जो सिविल या नागरिक कानून है ये समान नागरिक संहिता लागू होने चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होने चाहिए, समान नागरिक संहिता। ये तो समान सभी के लिए, ये समान नहीं है, तो इसको वो कहा गया है कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता हो, सभी धर्मों के लिए जो नागरिक संहिता है, कानून है, वो सभी धर्मों के लिए समान हो। आर्टिकल 44 में ये प्रोविजंस है। फिर इसके अगला आर्टिकल है वो, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि आपराधिक मामले क्या होते हैं और सिविल मामले क्या होते हैं। अपराध जैसा कि नाम से स्पष्ट है, और सिविल में जो विवाह, संपत्ति, वसीयत, उत्तराधिकारी, इससे संबंधित जो भी मामले होते हैं, विवाद होते हैं, वो सिविल कानून से, उसमें सिविल कानून लागू होते हैं, और ये है वो सभी के लिए समान नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 44 के तहत ये कहा गया कि समान नागरिक संहिता लागू होने से, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर अपन अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में क्या है, तो आर्टिकल 45 में है वो पहले शिक्षा का अधिकार था, लेकिन उसको है वो मूल अधिकार बना गया 21A, जैसा कि अपने मूल अधिकारों में देखा था। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार है जोड़ा गया है, उसमें वो 86 संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। तो अब ये पहले इसमें था, अब इसको जो शिक्षा का अधिकार था इसमें था पहले, उसको वो 21A में रख दिया गया, तो ये खाली हो गया था। तो फिर इसमें क्या रखे, तो इसमें वो उसमें क्या था, पहले 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का था,
अब ये खाली हो गया, तो इसमें है कि जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे थे उनका प्रोविजन इसमें कर दिया। इसमें पहले था 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का अधिकार, वो है वो अब 21 से मूल अधिकार बना दिया गया। फिर ये खाली हो गया तो रिक्त हो गया, तो इसमें क्या रखा गया, जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं उसको प्रारंभिक शिक्षा है वो पोषण का प्रावधान आर्टिकल 45 में है। आर्टिकल 45 में क्या है, 6 वर्ष से छोटे बच्चों को, 6 वर्ष से छोटे बालकों के लिए या बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा, व पोषण, पोषण के साथ में छोटे बच्चों के लिए पोषण व्यवस्था और प्रारंभिक शिक्षा आर्टिकल 45 में पहले 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की शिक्षा का अधिकार था, उसको है वो मूल अधिकार बना दिया गया, 21A बना दिया गया मूल अधिकार 86 संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से। अभी इसमें क्या रखा गया फिर बाद में, तो 6 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए शिक्षा की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था और पोषण, वो आर्टिकल 45 में। इसके बाद आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 में क्या है, आर्टिकल 46 में है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वो आर्थिक सहायता व शिक्षा की बात की गई। अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति ST और SC, इसके लिए वो इन वर्गों के लिए आर्थिक सहायता व शिक्षा उपलब्ध करवाए राज्य, शिक्षा उपलब्ध करवाने संबंधित प्रोविजन है आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 46 में वो अनुसूचित जाति SC ST के लिए वो आर्थिक सहायता और शिक्षा उपलब्ध करवाएगा राज्य, इसका बारे में प्रोविजन है। फिर आर्टिकल है वो 47, आर्टिकल 47 क्या कहता है, आर्टिकल 47 इसमें हो के राज्य वो पोषक स्तर है वो उसमें वो सुधार करेगा। राज्य पोषक स्तर, लोक पोषक स्तर, पोषण जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, इसमें वो सुधार करेगा। राज्य है वो, राज्य पोषक स्तर या पोषण जीवन स्तर, पोषण जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य, इसके लिए वो प्रोविजन करे ताकि राज्य वो सभी लोगों को पौष्टिक आहार मिले, उनका जीवन स्तर सही हो और सभी को वो स्वास्थ्य संबंधित है वो सभी है वो निरोग हो, लोक स्वास्थ्य सभी का वो सही होना चाहिए। तो ये इस प्रकार राज्य है वो प्रयास करे, कोशिश करे ताकि सभी लोगों को राज्य स्वस्थ जीवन स्तर, स्वस्थ लोक स्वास्थ्य और पोषण, स्वस्थ पोषण को बढ़ावा दे। ये था आर्टिकल 47, यानी कि राज्य है वो पोषण और जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को है वो सुधार करे, लोक स्वास्थ्य में सुधार करो, इसके लिए वो जो भी योजना कार्यक्रम चलाना वो चलाए, आर्टिकल 47। फिर आर्टिकल, इसके बाद आर्टिकल कौन सा है, 48। आर्टिकल 48 में क्या है, तो DPS में जो आर्टिकल, DPS में जो आर्टिकल 48 है वहाँ पर कहा, उसमें कहा गया है कि कृषि और पशुपालन में है वो वैज्ञानिक तकनीकों का उसका उपयोग कर है वो उसके है वो जैसा कि उसमें नस्ल सुधार कार्यक्रम है वो चलाया जाए, और है वो कृषि में भी है वो विभिन्न प्रकार की है वो वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए ताकि उत्पादन में बढ़ावा दिया जाए। इसका अपन उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हरित क्रांति लागू हुई तो उसमें वो जो कीटनाशक है, उर्वरक है, उनका वो प्रयोग किया गया और वैज्ञानिक तकनीकों का यंत्रीकरण, ये वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। फिर वो अपने वो एक क्रांति हुई, यानी कि उत्पादन में अधिक अचानक उत्पादन में वो वृद्धि होगी हरित क्रांति के माध्यम से। तो इसमें ये कहा गया है आर्टिकल 48 में वैज्ञानिक तकनीकों को आधुनिक एवं कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग हो, आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल या तकनीकों का प्रयोग हो ताकि वो उत्पादन, कृषि में उत्पादन बढ़ाया जा सके और पशुओं की वो नस्ल सुधार है वो इसमें वो प्रोविजन नस्ल सुधार के वो किया जाए। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग कर दिया जाए ताकि वो उत्पादन में वृद्धि हो और फिर वो पशुओं की जो नस्ल है उसका वो सुधार कार्यक्रम भी चलाया जाए। फिर इसमें वो
आर्टिकल 48 और बाद में जोड़ा गया आर्टिकल 48A, उसको अपन ऊपर देख लेते हैं। आर्टिकल 48A, और इसमें ये भी प्रोविजन है आर्टिकल 48 में कि है वो जो बूचड़ खाने होते हैं इसका वो यानी कि गोवध निषेध किया जाए, गो हत्या निषेध हो। आर्टिकल 48 में ये है वो कहा गया है गोवध निषेध आर्टिकल 48 के तहत। और बूचड़ खाने होते हैं जो बूचड़ खाने, उन पर है वो प्रतिबंध लगना चाहिए, उन पर है वो प्रतिबंध होना चाहिए। आर्टिकल 48 के तहत ये भी कहा गया है यानी कि गोवध निषेध हो और जो बूचड़ खाने होते हैं उनको पर है वो उन पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। और कृषि एवं पशुपालन में विभिन्न वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आर्टिकल 48। फिर आर्टिकल 48A जोड़ा गया था, उसमें क्या है 48A, ये वो बाद में जोड़ा गया था। इसमें है वो पर्यावरण एवं वन एवं वन्य जीव संरक्षण की बात की गई। पर्यावरण वन वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई। एक राज्य है वो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण करे, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करे। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48A, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण या वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 48 बाद में जोड़ा गया आर्टिकल 48A, इसमें पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण हो, संवर्धन हो, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के लिए जो अभियान चलाए जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए और उनका संवर्धन किया जाए और उसके वो कटाई को रोका जाए। पर्यावरण को है वो एकदम पृथ्वी का संतुलन तभी होगा जब है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ है वो लगाए जाएंगे और उनका है वो संवर्धन किया जाएगा। फिर इसके साथ वन एवं वन्य जीवों का भी है वो सुरक्षा की बात की गई आर्टिकल 48A में। फिर इसके बाद आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 में ये कहा गया है कि जो भी स्मारक वस्तुएं या फिर स्थान होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के जो भी होते हैं उनके वो उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्थान वस्तुएं उनका है वो उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्थान होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्थान, जैसे हल्दी घाटी, इसमें ये राष्ट्रीय महत्व के स्थान है। और राष्ट्रीय स्थान के वस्तुएं और इसके साथ ये वो जो भी पैलेस होते हैं जैसे कि ताजमहल है, और तो इनका भी है वो संवर्धन या इसकी है वो सुरक्षा संवर्धन किया जाना चाहिए। स्थान वस्तुएं एवं अपन कह सकते हैं जो भी महल कह सकते हैं या स्थान, जैसे कि इसका उदाहरण ताजमहल ले सकते हैं। ताजमहल इसका वो जैसे गांधी जी का चरखा है तो वो राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा है तो उसका भी है वो उनके वो संरक्षण होना चाहिए और इसका वो रखरखाव सही तरीके से होना चाहिए। और स्थान में जैसे कि हल्दी घाटी, ये भी एक राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ है स्थान है हल्दी घाटी। तो इससे संबंधित है वो आर्टिकल 49 है। राष्ट्रीय महत्व की जो भी वस्तुएं स्थान होते हैं उनकी है वो उनकी प्रॉपर है वो सुरक्षा या संरक्षण किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के स्थान और वस्तुएं और फिर जो भी इस प्रकार के जो स्थापत्य कला होती है राष्ट्रीय महत्व की, या स्थापत्य इसमें वो आगे ताजमहल है, जो भी राष्ट्रीय महत्व से जुड़े होते हैं उसके वो रक्षा संरक्षण की बात की गई आर्टिकल 49 में। फिर आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 50 DPSP का जो आर्टिकल 50 है उसमें क्या कहा गया है? उसमें है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। यानी कि जो भी कार्यपालिका की जो SDM होते हैं तो इनके पास है वो थोड़ी न्यायालयिक शक्तियाँ होती है, जैसे इसको कहते हैं मजिस्ट्रेट, तो इनके पास थोड़ी है वो न्याय की शक्तियाँ भी होती है। जो भी कार्यपालिका के जो होते हैं जैसे SDM, RS, IS, इनके पास थोड़ी न्यायपालिका की भी शक्तियाँ होती है। तो इसको इस आर्टिकल 49 के तहत कहा गया है कि इनके पास से ये शक्तियाँ होती है, यानी कि कार्यपालिका के पास जो न्यायपालिका से संबंधित जो शक्तियाँ होती है उसको वो उनसे वो पृथक कर देने से उनके पास
तो आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना है, यानी कि जो SDM RS IAS अधिकारी होते हैं इनके पास थोड़ी बहुत न्यायालय की शक्तियाँ भी होती हैं, इनको जैसे इसको कहते हैं मजिस्ट्रेट, तो इनके पास थोड़ी न्यायालय की शक्तियाँ होती है। तो आर्टिकल 50 में DPSP आर्टिकल 50 में ये कहा गया कि जो कार्यपालिका के पास जो न्यायपालिका की शक्तियाँ हैं उसको वो पृथक कर दिया जाना चाहिए, यानी कि उनके पास जो न्यायपालिका संबंधित शक्तियाँ हैं वो है उनके पास से वो ले लेनी चाहिए। जो भी होते हैं अधिकारी इनके पास है वो थोड़ी न्यायपालिका की शक्तियाँ भी होती है, तो उसको वो पृथक कर दिया जाना चाहिए। किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 50 में ये कहा गया। फिर आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है? इसमें वो विश्व शांति की और कल्याण की बात की कि आर्टिकल 50 में विश्व शांति और कल्याण, इसमें वो राज्य है वो इस प्रकार से अपने नीति बनाए ताकि विश्व में शांति और कल्याण बना रहे और उनके देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण एवं न्यायपूर्ण संबंध बने रहे। साथ ही है वो अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां या समझौते होते हैं उनको है वो राज्य उनका सम्मान करे, अंतर्राष्ट्रीय संधियों जो समझौते उनका सम्मान करे। और जो दो देशों के मध्य यदि विवाद हो तो उनको है वो मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाता है ताकि वो विश्व शांति और कल्याण, उनका विश्व का कल्याण हो सके और विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। आर्टिकल 51, तो ये आर्टिकल 51 तक ये अपने आर्टिकल देखा था शुरुआत में, जैसे कि DPSP राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 36 से लगाकर 51 तक थे। और भाग 4 हमारे संविधान का भाग 4 में है आर्टिकल 36 से 51 तक। तो अपन लास्ट आर्टिकल पढ़ लिया है, विश्व शांति और कल्याण की बात की गई है आर्टिकल 51 में। और इसके साथ है वो थोड़ा मैं आप माफ़ी चाहता हूँ कि जो पिछली वाली जो क्लास थी इसमें वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी लिखने में, उसमें वो लिख लिया था मैंने गोलकनाथ की जगह वो एक गोपालन जो केस था, एक गोपालन वर्सेज मद्रास जी आर्टिकल 21 में जो पढ़ा था उसमें वो एक गोपालन की जगह मैंने गोलकनाथ ले लिया था। तो उसको आप किसी ने लिखा हो तो सही कर लें, गोपालन कर लें गोलकनाथ की जगह। और एक आर्टिकल 21 है वहाँ उस क्लास में वो नहीं पढ़ाया गया था जो रिवीजन के लिए थी उसमें। बाकी जो पहले मैंने मूल अधिकारों की क्लासें ली है उसमें तो सही व्यवस्थित सब है वो करवाया गया, लेकिन जो रिवीजन क्लास थी उसमें 21A नहीं करवाया गया था, तो उसको भी आर्टिकल 21A में है वो बाद में जोड़ा गया था। 86 संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा का अधिकार। और एक आर्टिकल 18 था जो जिसमें वो उपाधियों का अंत की बात की गई है, तो उसमें वो राजदूत की जगह वो विदेशी नागरिक शब्द का है वो प्रयोग माना जाए आप, ठीक है। तो ये थोड़ी पिछली वाली क्लास में जो गलती थी माफ़ी चाहता हूँ, उनको आप सुधार कर लें यदि आपने दिखा हो तो कोई, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। आज अपने वो DPSP पढ़े जो कि भाग 4 में थे आर्टिकल 36 से लगाकर 51 तक। इसको है वो जैसे कि इसको है वो आप समझने की इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, देखते ही समझ में आ जाता है क्योंकि इसकी भाषा सरल है। और आज वाली क्लास में आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, लेकिन समझना अलग चीज़ होती है और याद करना अलग चीज़ होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको याद कर लें, प्रॉपर 2-3 बार है वो रफ कॉपी में इसको लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे और एग्जाम में याद किया हुआ ही काम आएंगे, समझा हुआ काम नहीं आता है। इसलिए वो जो समझने की चीज़ें होती है उसको समझा जाता है और जो रटने की चीज़ें होती है उसको रटा जाता है। तो इसमें वो समझना के इसको तो देखते ही समझ में आ जाता है, समझ में जैसा कुछ है नहीं, तो इसको आप है वो प्रॉपर याद कर लें ताकि आपके एग्जाम में ये वो काम आ सके। तो अपने मित्रों के साथ ये क्लास को शेयर ज़रूर करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर करें, क्लास को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।